पहली बरसात हो या दूसरी बरसात हो, समस्या तो ये है कि गड्ढे हो गए, समस्या तो ये है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, समस्या तो ये है कि बड़ी बड़ी बातें जो की गई थी वो बड़ी बड़ी बातें कैसे गड्ढे में चली गई है। तो ये समस्या ये ये जानबूझ करके प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है। वास्तविकता ये नहीं है जो बताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक मिनट, वास्तविकता ये है कि वास्तविकता आप बताइएगा, दोनों ही वास्तविकता बता दीजिए। एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, मैं तहसीन जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। बस अरे रुक तो जाए अनुराग भदौरिया जी, पहले सुन तो लिया करें, रिएक्ट करने से पहले सुना करें। आप ही के पास आ रही हूँ, इतनी हड़बड़ाहट अच्छी नहीं होती है। आप ही के पास आ रही थी, मैं इस डिबेट को और क्लियर और क्रिस्टल करना चाह रही हूँ। आप 5-5 काम गिना दीजिए दोनों। चले आप बताएं अनुराग भदौरिया जी, आपकी शासनकाल कैसे बेहतर था? अच्छा देखिए, चूंकि मेरे शासनकाल में मैं इनको बता रहा हूं, हमने एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था। आज भी मुस्कुरा रहा है, आज भी उस पे गड्ढे नहीं है। पहली बारिश भी आई, दूसरी भी आई, तीसरी आई, लगातार बारिश आ रही है, कोई गड्ढा नहीं हुआ। ये पहली बारी हमने टेक्नोलॉजी नहीं सुनी है कि पहली बारिश में गड्ढे हो जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। सुनो, इनका मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। प्राची जी ठीक नहीं है। प्राची जी आप चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। इस तरह से मैंने सुना है, आप सुन लीजिए मुझे भी धैर्य से। बोले। पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने बनाया, वहां पे कितनी बारिश आगे चली गई लेकिन एक भी गड्ढा नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाने की बात की, सारे एक्सप्रेस वे का बेस पता है कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। सारे एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ही आके मिलते हैं और वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि हमने बेस बनाया था। दूसरी बात, इन्होंने जो बोली ना कि हमारे समय ये हुआ वो हुआ, सवाल तो यह है कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया जिसमें लहराते लहराते चलते हैं। लहर जैसी होती लहर, गाड़ी में चलो तो लहराते चलते लगता है हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम रोड पे नहीं चल रहे हैं। अभी कभी उस पर गए हो कि नहीं, को पहले बता देना। ऊपर से अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, बालियान एक सिंगर आपके यहाँ पे सरेआम मार दिया गया शामली में। ये कानून व्यवस्था है आपकी? सरेआम उसको मौत के घाट 18 गोलियां मार दी गई। ये बंदूक कहां बनी थी जो गोली लग गई उसको? ये गोलियां कहां बनी थी जो उसके शरीर में चली गई? कहां है कानून व्यवस्था आपकी, जरा बता दीजिए मुझे। एक सिंगर को आपने वहां पे जिम के बाहर गोलियों छोड़ा दिया जाता है। मैंने आपसे आपके 5 काम पूछे थे अनुराग भदौरिया जी, फिर आपके पास आऊंगी। वो 5 काम बताइएगा जिससे आप ये बता सकें, कि आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश कितना उत्तम था और कितना बेहतर था। रुक जाएं, बाकी मेहमान भी दोबारा आऊंगी आपके पास, इतने में आप पूरी डिटेल निकाल लीजिए। रुक जाए तहसीन पूनावाला जी, अभी रुक जाए, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, यहाँ रोज मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कितना उत्तम हो गया है, स्टार्टअप के मामले में कितना बेहतर हो गया है, इन्वेस्टमेंट के मामले में कितना बेहतर हो गया है। ये काम क्या दिखाई नहीं देता या जानबूझकर नैरेटिव सेट किया जाता है? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं स्टार्टअप्स में, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, प्रोफेशनली मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूं। उत्तर प्रदेश की हकीकत आपको बताता हूं। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24,000 स्टार्टअप है। ये बात सही है क्योंकि DPIIT पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, पर इसकी हकीकत क्या है? DPIIT पोर्टल पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे हुआ। तो उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है? उत्तर प्रदेश की जो 24,000 स्टार्टअप्स की हकीकत है, ये करीबन हो गए देश के 10 या 12% टोटल स्टार्टअप्स। इनको टोटल फंडिंग कितना मिला है पूरे देश के अंदर? 1.5%। ये सरकार, ये आंकड़ा आपको बता रहा हूं। अब अधिकतर ये स्टार्टअप्स का एक अखबार ने इनका सर्वे किया, इनको वेरियस रीजंस के लिए जो बेनिफिट्स मिलता है इसके लिए रजिस्टर कराया जाता है। और अधिकतर जो सो कॉल्ड स्टार्टअप्स है प्राची जी, इसके टोटल आप जानते हैं कितने एम्प्लॉइज है? अधिकतर स्टार्टअप्स के 3 से 4। ये कोई स्टार्टअप नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया, ये एक सरकारी बेनिफिट लेने के लिए कंपनी। और ये जो वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट, इस पे रजिस्टर करने के लिए फिर आपको कोई टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं चाहिए। आप प्राइवेट फर्म हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप हो सकते हैं, आप LLP हो सकते हैं, आपने जाके रजिस्टर कर दिया। तो ये उसकी हकीकत है। अब इस डेटा से आप नोएडा को निकाल दीजिए। नोएडा का जो स्टार्टअप का जो टोटल फॉर्मूला है, जिसके अंदर जो कुछ इन्वेस्टमेंट आया, वो आता है क्योंकि वो NCR रीजन के, गुरुग्राम में वेंचर कैपिटलिस्ट है, दिल्ली के अंदर टैलेंट पूल है, इसलिए नोएडा के अंदर कंपनीज रजिस्टर करती। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारी कंपनीज पुणे में होती है लेकिन मुंबई में हेडक्वार्टर्स करती, तो वैसे नोएडा में। नोएडा का अगर आप डिस्टॉर्शन निकाल दे तो कितने रह जाते हैं इसके अंदर? 70% निकल जाता। वो उत्तर प्रदेश के लिए नहीं आए, वो आए हैं नोएडा के लिए, NCR के लिए। इसके अंदर 4 आपके पास यूनिकॉर्न है। लेकिन तहसीन जी, नोएडा तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है ना? नहीं, मैं देखिए प्राची जी, मैं फिर आपको समझाता हूं, हम मिसगाइड ना करें दर्शकों को। वो इसलिए ने, वो जो 70% जो वहां पे आया, अगर उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर होता तो पूर्वांचल में होता, बुंदेलखंड में होता, लखनऊ में होता, कानपुर में होता, और अन्य शहर है, मेरठ में होता, वहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि जो नोएडा में जो रजिस्टर्ड कंपनीज है वो इसलिए क्योंकि वो NCR के, दिल्ली का टैलेंट पूल और गुरुग्राम का
इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है। मैं आप एनसीआर को निकाल दीजिए। तहसीन जी, क्या नोएडा पहले एनसीआर का हिस्सा नहीं? बात समझिए, मैं फिर एक सेकंड, मैं आप ही की बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए छोटे छोटे सवाल इसमें ऐड कर रही हूँ बस। क्या नोएडा पहले एनसीआर का हिस्सा नहीं था पहले की सरकार? बिल्कुल था, और इसीलिए जो यूनिकॉर्न्स है, मैं उसी पे आया था जब आपने रोका, जो यूनिकॉर्न्स रजिस्टर्ड है ये उसके पहले हो चुके हैं, इसीलिए इनका डेटा फर्जी निकलता है। आप समझिए, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा पकड़ते, इवन आप नोएडा को पकड़ते हो, उसका डेटा पकड़ते, तो देश के 12% स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, लेकिन फंडिंग 1.5% है, और वो फंडिंग अधिकतर वो यूनिकॉर्न्स में है। तो आप समझिए फर्जीवाड़ा को, कोई भी कंपनी रजिस्टर हो सकती है स्टार्टअप, अगर आपका 100 करोड़ के नीचे है। ये आपने जॉब्स कितने क्रिएट करे, इन्हीं का डेटा बताता है कि जॉब्स 3 क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये कौन से जॉब्स है।